प्रिय मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज एक ऐसे संस्थान के मंच से अपनी बात रख रहा हूं जो न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में साहित्य, रचनात्मकता और विविधता में एकता का एक अनुपम संगम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह संस्थान भारतीय ज्ञानपीठ उस महान व्यक्तित्व से प्रेरित है जिनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित था, जिन्होंने न केवल अपनी बौद्धिकता से अपनी कार्य करने की प्रणाली से लोगों को प्रेरित किया, वहीं अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया। आदरणीय श्री शिव मंगल सिंह जी सुमन एक ऐसी विभूति थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में तो उपलब्धि प्राप्त की भी, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपने विचारों से पूरी दुनिया को नए आयाम प्रदान किए। उनकी रचनाओं में जहां हम पाते हैं भारत की सौंधी खुशबू, वहीं हम महसूस करते हैं कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या दायित्व होगा। इस पर भी सुमन जी की रचनाओं से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वे एक प्रगतिशील विचारक थे और जब हम प्रगतिशील शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक बात और जोड़नी पड़ती है कि वे क्रांतिकारी विचारक थे, यानी कि यथास्थितिवाद के पक्ष में न होकर एक बदलाव के लिए हमेशा कार्य करते रहे। बदलाव का अर्थ है कि एक ऐसी समाज की संरचना जिसमें मनुष्य शोषण नहीं कर पाए, जो एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले, भरपेट खाना मिले, स्वास्थ्य मिले, और इन सब से भी एक बहुत जरूरी चीज शिक्षा की उपलब्धता हो। इसके लिए आदरणीय श्री शिव मंगल सिंह जी सुमन कार्य करते रहे और मेरा आज गौरव है कि उस संस्थान के मंच से मैं अपनी बात कहने का साहस कर रहा हूं, और वो भी विषय एक ऐसा विषय है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। मैं इस बात को बखूबी जानता हूं, मैंने इस बात को पढ़ा है कि आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह जी सुमन जहां महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थे, वहीं सोवियत रूस में समाजवादी क्रांति के नायक लेनिन से भी प्रभावित थे, और इन दोनों का एक बहुत अच्छा सामंजस्य डॉक्टर सुमन ने अपनी रचनाओं में किया है। भारत सोवियत संघ उस समय जो था, उनकी मैत्री के लिए तो वे किसी भी हद तक जा सकते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में अपनी सोवियत संघ की यात्रा पर अनेक लेख प्रकाशित किए, और अगर मैं कहूं कि उन लेखों को अगर
परिपूर्णता प्रदान की तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने की थी। गांधी विचार से तो वे लबालब भरे थे और गांधी उनके लिए कोई राष्ट्र नायक नहीं था, अपितु एक ऐसा विचार था, एक ऐसा विचार प्रवाह था जिससे भारत में हम सब, भारत की विविधता, भारत में लोकतंत्र, सर्वधर्म समभाव, एकता को बरकरार रख सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्हीं की विरासत को लेकर श्री कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ ने अद्भुत काम का बीड़ा लिया है। मैं अपने मन से, अपने विचारों से और अपनी संस्था गांधी ग्लोबल फैमिली की ओर से माननीय शिवमंगल सिंह सुमन जी को जहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वहीं श्री कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ को अपना अभिवादन देना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में देश में कालिदास की नगरी उज्जैनी में एक ऐसा अद्भुत प्रयोग हो रहा है जो पूरे देश की चिंतन दिशा को एक नया संकेत देगा। मैं अपने विषय पर आता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि गांधी और उनके जो साथ जुड़े थे, जिनका मैंने जिक्र किया, एक रूप मैंने डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी का भी नाम लेकर किया, कि वे लोग इतने घनिष्ठ थे कि उनका पूरा जीवन एक दूसरे के प्रति इतना मेल से था कि उससे एक नई ऊर्जा संचारित होती थी। इतिहास के पन्नों में कई राज छिपे हुए हैं। इतिहास बताता है कि एक ही देश में, एक ही प्रदेश में, एक ही समय में एक से प्रतीत होने वाले दो महापुरुषों ने जन्म लिया। दोनों राजकुमार थे, दोनों ने गृह त्याग कर तप किया, दोनों का कर्म क्षेत्र, विहार भूमि भी एक ही थी। बुद्ध देव और महावीर स्वामी के जीवन पट को देखें, सवाल खड़े होते हैं, क्या वे दोनों कभी मिले ही नहीं थे? अगर मिले थे तो एक दूसरे पर क्या असर हुआ होगा? अभी तक यह अनबूझी पहेली सी प्रतीत होती है। इस युग के अनेक महापुरुषों में, जिसका मैंने जिक्र किया, दो महामानवों महात्मा गांधी और संत विनोबा के जीवन चित्रों को देख संभवतः भविष्य के इतिहासकारों के मन में भी ऐसे ही कई सवाल खड़े होंगे। शायद इसी ख्याल से कुछ तुलनात्मक अध्ययन भी आवश्यक मालूम देता है। कभी कभी यह विचार उठता है कि आज से 1000 साल बाद शायद कोई इतिहासकार यह लिख डालेगा कि 2 अक्टूबर 1869 में एक महापुरुष ने भारत में जन्म लिया। 30 जनवरी 1948 तक उसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसमें अहिंसा के तरीके को अपनाया। उसके बाद उसके जीवन का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ। भारत की आजादी के बाद अहिंसक पद्धति से भूमि समस्या को हल करने का सफल प्रयास किया गया। 15 नवंबर 1982 को उसने तप के द्वारा देह त्याग कर समाधि ली। यह विचार उठते ही भूदान
पद यात्रा के आरंभ के दिनों का वह प्रसंग याद आता है। उन दिनों में जहां से विनोबा जी कुछ ही समय पहले आगे बढ़ चुके थे, उनके दर्शन के लिए उपस्थित ग्रामीण जनों से जब पूछा गया, जानते हो ये कौन थे? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, महात्मा जी। जब उनसे कहा गया कि महात्मा जी तो कब के दुनिया छोड़ चुके हैं, ये हैं विनोबा जी, महात्मा जी के शिष्य। वह ग्रामीण छूटते ही बोला, ये महात्मा जी ही हैं, महात्मा कभी मरते नहीं हैं। विनोबा जी ने जीवन के अंतिम वर्षों में कहा था, यद्यपि मैंने काम उठाया बुद्ध भगवान की राह का, धर्म चक्र परिवर्तन का, जैसे बुद्ध भगवान में यज्ञ में चलने वाली पशु हिंसा की समस्या को लेकर अहिंसा का व्यापक प्रचार प्रसार किया, उसी तरह मैंने भी भूमि समस्या को लेकर अहिंसा का कार्य चलाया। लेकिन मेरी आंतरिक वृत्ति महावीर स्वामी के जैसे थी। दोनों महापुरुषों ने अहिंसा को परम धर्म मानकर कार्य चलाया, पर बुद्ध देव का काम इतना व्यापक बना कि उस समय के समूचे ज्ञात जगत में, एशिया के अधिकांश देशों में बुद्ध विचार फैल गया और आज भी बहुत सारे देश बौद्ध धर्म को मानते हैं। महावीर स्वामी का विचार भारत में अधिक गहराई से चलाया गया। परिणाम स्वरूप जैन संप्रदाय एक छोटा सीमित संप्रदाय बनकर रहा, किंतु उसकी जीवन निष्ठा, आध्यात्मिक साधना, तप अपनी विशेषता लिए आज भी असरदार हैं। लगता है इन दोनों महापुरुषों की जीवन शैली में अंतर कुछ कुछ इस युग के महामानवों के जीवन में भी दिखाई देता है। गांधी जी ने विनोबा जी के पिता को पत्र लिखा था, हमारे आश्रम में सब लोग लेने के लिए आते हैं, लेकिन यह युवक आपका पुत्र आया है देने के लिए। विनोबा जी ने अपना जीवन गांधी के चरणों में अर्पित किया था, लेकिन 5 दशक पूरे होने पर उनके भीतर के सन्यासी ने घोषणा की, अब तक मैं बापू की आज्ञा में काम करता था, अब तक की सेवा उनको अर्पण कर मुक्त होना चाहता हूं। कभी कोई विनोबा से पूछता, बापू फला काम करते हैं, आप क्यों नहीं करते? तो विनोबा जी उत्तर देते, शिव जी नाचते हैं तो तांडव नृत्य कहलाता है, दूसरे नाचे तो भूत प्रेतों का नंगा नाच कहलाएगा। दोनों की बुनियादी भूमिका आध्यात्मिक थी। एकादश व्रतों में निष्ठा समान थी। साधकों की गुफा में चलने वाली अहिंसा की साधना को समाज जीवन के कुरुक्षेत्र के मैदान पर उतारने का दोनों का प्रयास समान था। भारत छोड़ो के विराट आंदोलन का सूत्रपात करने से कुछ पहले गांधी जी ने विनोबा जी को बुलाकर आध्यात्मिक चर्चा की थी और कहा था कि देख विनोबा, यह समझ लो, हम जो काम करते हैं उसका परिणाम है मिंडू शून्य। पेंसिल से एक बड़ा शून्य बनाकर गांधी जी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। दरिद्र नारायण की उपासना, गरीबों, दुखियों, पीड़ितों, दलितों के उद्धार की तड़पन भी उनमें थी। गांधी जी ने सबको एक ताबीज ही दे रखा था, तुमने अपने जीवन में सबसे अधिक गरीब व्यक्ति देखा होगा, उसे याद करो और सोचो कि जो काम तुम कर रहे हो उससे उसका क्या लाभ होगा। विनोबा जी वे जीवन के उत्तरार्ध में हजारों मील की पदयात्रा कर बेजमीन और बेजमीन खेतीहर मजदूर को जबान दी, उसकी मौन पीड़ा को मुखरित कर स्वयं उसका प्रतिनिधि बनकर उसका हिस्सा मांगा।
इसलिए लाखों एकड़ जमीन हासिल कर बंटवाई। समाज परिवर्तन, सामाजिक क्रांति दोनों का लक्ष्य था। वर्तमान की सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहते थे, पर बदलने का उनका तरीका था अहिंसा का। हिंसा को, युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्होंने अहिंसा के अस्त्रों का निर्माण किया। अहिंसा से समस्याओं को हल करके दिखाकर अहिंसा की सक्षमता को उजागर किया। भारत में युग युग से चलने वाली अहिंसा की साधना सुफलित हुई गांधी और उनके अन्य शिष्यों के रूप में। जमाना बदलता है तो अपने साथ बहुत सारे बदलाव ले आता है। गांधी जी का जमाना दूसरा था। उनके समस्त जीवन कार्य आजादी से पहले संपन्न हो चुके थे, जिसका परिणाम था भारत की आजादी। विनोबा जी को उनसे भिन्न जमाने में आजाद देश में कार्य करना था। आजादी से पहले की परिभाषा, तौर तरीके और आजादी के बाद के तौर तरीके अलग होते थे। इस कारण गांधी और उनके कुछ अन्य शिष्यों में कुछ अंतर दिखाई देता है। गांधी जी के सत्याग्रह में आक्रामकता थी, दुनिया को हिला देने की शक्ति थी, क्योंकि एक विराट जन आंदोलन उनके साथ था। सत्याग्रह सौम्यतम की ओर बढ़ता गया। समस्त भूदान आंदोलन एक सत्याग्रह ही था, किंतु उसका स्वरूप सकारात्मक था, सौम्य था। गांधी जी को अंग्रेजी सल्तनत से लड़कर आजादी हासिल करनी थी, नई नई आजादी की रक्षा करनी थी और समाज क्रांति भी करनी थी। इसलिए उनके बाद के शिष्यों ने और विशेषकर विनोबा जी ने पंचशक्ति सहयोग का मार्ग बताया। गांधी जी ने राजनीति के शुद्धिकरण का कार्य चलाया, तो विनोबा जी ने राजनीति के सवाल पर लोकनीति को स्थापित करने का कार्य उठाया। जब उनसे कहा गया कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आजादी के लिए खतरा पैदा हो, 2000 साल बाद हमें ये मौका मिला है, ये विशाल भारत देश एक बना है, आजाद हुआ है। अनेकों के गले बात नहीं उतर पाई, किंतु विनोबा जी क्रांति दृष्टा थे, इसलिए साफ साफ कह रहे थे, गुलाम देश की और आजाद देश की कार्य पद्धति भिन्न रहेगी। सर्वधर्म संभाव गांधी जी और विनोबा जी की जीवन निष्ठा का हिस्सा था, पर विनोबा जी ने सभी धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर सार ग्रंथों के रूप में दुनिया को एक विशेष देन भी दी थी। गांधी जी की वाणी उपनिषदों के ऋषियों की तरह आर्षवाणी थी, वे सूत्र देते थे। विनोबा जी ने उन सूत्रों पर भाष्य लिखा। दर्शन ग्रंथों के रूप में सर्वोदय गांधी जी का प्रिय शब्द था। विनोबा जी प्रकांड पंडित थे, पर पांडित्य की, विद्वत्ता की सीमाओं को जानते थे, इसलिए कह देते थे, मेरी विद्वत्ता क्रांति के मार्ग में बाधा बन रही है। इस देश में क्रांति तो वही कर सकेगा जो कबीर दास की तरह होगा। दुनिया में आज जगह जगह ये इस बात सुनाई दे रही है, भारत बुद्ध का देश है, गांधी का देश है। इस युग में संसार को चाहिए बुद्ध, संसार को चाहिए गांधी। इन दो शब्दों में भारतीय संस्कृति का समस्त सार संग्रहित है। वर्तमान संदर्भ में भारत का संदेश समाया हुआ है। भारत और जगत को जोड़ने वाला धागा गूंथा हुआ है। ये तमाम बातें हमको ये बताती हैं कि भारत की आजादी को बनाने और उसकी रक्षा करने में महात्मा जी और उनके अनुयायियों ने, उनके सहयोगियों ने, उनके साथियों में, और वो चाहे साथी किसी भी रूप में हो, चाहे वो साथी
बच्चा खान सरहदी गांधी हो, चाहे वो विनोबा हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे नेहरू हो, और अगर हम उसी श्रृंखला को देखें, एक लंबी गाथा को देखें, चाहे उसमें डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन हो, और फिर इस जो ये विरासत की जो बेल है, अगर इसको बढ़ाएं तो हम समझते हैं कि ये तमाम जन हैं जो आज गांधी विचार को लेकर, गांधी का विचार यानी सत्याग्रह का विचार, गांधी का विचार यानी अहिंसा का विचार, अगर इस विचार को लेकर जो जन कार्य कर रहे हैं वे सब अभिनंदित हैं। और इसी सिलसिले पर आपका ये संस्थान चल रहा है। मैं आपके संस्थान को अपने संस्था गांधी ग्लोबल फैमिली की ओर से, जो निर्मला देशपांडे जी ने निर्मित की और जिनके विचारों पर हम सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, उसकी ओर से बार बार अपने सलाम पेश करता हूं। आप सबका सादर अभिनंदन।